कानून व्यवस्था को लेकर सरकारी कर्मचारी अधिकारी ही सवाल खड़ा कर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मामला है आजमगढ़ के मंडलीय चिकित्सालय का, जहां करीब 4000 ओपीडी के मरीज रोज आते हैं। इस मंडलीय अस्पताल में 300 की संख्या में मरीज एडमिट भी रहते हैं। यहां पर आए दिन चोरी छिनैती की वारदातें होती रहती हैं, जिसकी शिकायत हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से कई बार पुलिस को की गई, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई, जिससे आजिज होकर हॉस्पिटल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने मुख्य गेट को बंद कराने का निर्देश दिया तो मरीजों की दिक्कतें बढ़ गईं। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस आने जाने पर भी प्रतिबंध होने से मरीजों में हाय तौबा मच गई। गेट बंद है यहाँ सदर का, और मेन गेट बंद है। इससे इमरजेंसी, बहुत इमरजेंसी गेट है। कोई घटना घट जाए, कोई आकर के मरीज यहाँ सदर गेट पर मर जाए तो क्या सोचेगा अपने आप को। इतनी बड़ी यहाँ ये 2-3 बार बंद हो चुका है जब से सरकार में, तीसरी बार बंद अब की है। हमेशा लोग बंद कर देते हैं। अब पता नहीं उनको क्या दिक्कत है, क्यों बंद कर देते हैं, हम लोग क्या जाने उसके बारे में। यहाँ जाने के बाद यहाँ सिपाही लग जाते हैं, ड्यूटी लग जाती है होमगार्डों को भी, उधर जाओ उधर जाओ, बाहर जाओ। हम लोग तो दवा के लिए आए हैं। सर बंद है तो बहुत इतना वाला चीज़ है कि गेट बंद है, जिससे कार्य मरीजों तक इतना हो रहा है। कम से कम गेट खोल देना चाहिए। सर बहुत दिक्कत हो रहा है, मरीज आ रहे हैं, अब उन लोगों को घूम के आना पड़ रहा है। अभी किसी की इमरजेंसी हो तो कैसे जाएगा, तो घूम के जाएगा। इसके जिम्मेदार सर प्रशासन है, इनका यहाँ के जो लोग यहाँ पे सीएमओ साहब का है, वो साहब सोचना चाहिए कि भाई इसको खोल देना चाहिए गेट को। मेरा ये कहना है कि जो पब्लिक की सुविधा के लिए जो चीज़ बनाई गई है उसको बंद करने से सभी लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। अभी कोई इमरजेंसी में एम्बुलेंस आए या कोई आदमी किसी तरह से अपने मरीज को लाना चाहे तो उसके लिए महान समस्या का जो है वो समस्या खड़ी हो सकती है। इसके समाधान के लिए यहाँ के सीएमओ, सीएमएस और एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने उसको बंद किया है। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि ये तत्काल खुल जाना चाहिए ताकि आम लोगों की सुविधा बहाल हो सके। लेकिन समस्या है कि गेट की समस्या है, अगर ऐसी कोई आपात स्थिति पैदा हो जाती है तो लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना कर पड़ सकता है। इसके लिए तो सबको जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इसको तत्काल खुलवा देना चाहिए। इस मामले में मंडलीय चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक का कहना है कि 2 गेट हैं। मेन गेट को बंद कराने का कारण आए दिन हॉस्पिटल के मरीजों के साथ चोरी और छिनैती की घटनाएं हैं। इसे लेकर कई बार पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर मुख्य गेट को बंद कराना पड़ा। साथ ही उन्होंने बताया कि ऑटो रिक्शा और प्राइवेट वाहन हॉस्पिटल के गेट के पास रोजाना खड़े करते रहते हैं, जिससे मरीजों को आने जाने और एम्बुलेंस ले जाने में दिक्कत होती है। नहीं, 2 गेट है, एक गेट खुला हुआ है, एक गेट बंद किया गया है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि यहाँ चोरी जो है वाहन की और साइकिल की बराबर होती रहती है, जिसकी कंप्लेन जो है यहाँ मरीज आके करते हैं और इसकी सूचना थाने में भी दी जा चुकी है और एसपी को भी लेटर गया है। और दूसरी चीज़ जो है अनऑथराइज रूप से ठेले वाले यहाँ लगा लेते थे, जिसके चलते जो कि अस्पताल में गंदगी होती थी और उससे इन्फेक्शन होने की संभावना थी। और तीसरी चीज़ ऑटो वाले अपना स्टैंड बना लिए थे, जिसके चलते जो है एम्बुलेंस या कोई भी चीज़ आने में प्रॉब्लम हो रही थी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और मरीज की भीड़ जो कि यहाँ 3500 से 4000 के आसपास ओपीडी अभी रही है, अभी इस समय थोड़ी ओपीडी कम हुई है जाड़े में, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये किया गया है। सर और भी रास्ते हो सकते हैं, दवाई मतलब मेन गेट बंद करना ये उचित नहीं लगता है। नहीं, और कारण जो जिसके लिए मैंने एसपी साहब को लिखा है, वहाँ से अगर सुरक्षा हमको प्रदान कर दी जाए। तो ये गार्ड हैं जरूर, होम गार्ड, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जिसमें आप बता रहे थे कि यहाँ ऑटो है, तमाम तरह की ये भी दिक्कतें आ रही हैं, तो कहीं क्या पुलिस लापरवाही है कि पुलिस को उनको लिखा? हाँ, उनके लिए उनको लिखा गया है, लेकिन वो इस तरह की ड्यूटी यहाँ प्रोवाइड नहीं किए हैं, जिसके चलते ये बराबर परेशानियाँ आ रही हैं, जिसके लिए मैं पुनः जो है रिमाइंडर जो है भेजने जा रहा हूँ कि ये जो है इस तरह की प्रॉब्लम है। ये अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो गेट खोलने में क्या दिक्कत है। जैसे ये गेट खुला है वैसे मरीज तो आ ही जा रहा है। सर कितने दिन तक बंद रहेगा सर?
अरे भाई, जब तक ये व्यवस्था नहीं हो जाती है, चोरी वगैरह सारी बंद नहीं होती है, छिनैती, अभी एक महिला का चेन स्नैचिंग हो गया, ये सारी चीज़ों को करने के लिए अगर एक कोई चोरी करता तो भागेगा एक ही तरफ से, पकड़ भी आ सकता है, दो तरफ से किधर से निकल गया ये नहीं पता चल पाता। इन्हीं सब चीज़ों को करने के लिए कोशिश किया गया है इसको। अपनी 13 सूत्री मांग को लेकर उत्तर प्रदेशी मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार की राह पकड़ चुका है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सभी न्यायालयों में ताला लटकता रहा और बाहर कलेक्ट्रेट कर्मी अपनी आवाजें बुलंद करते रहे। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। संघ की 13 सूत्री मांगों में कलेक्ट्रेट का नाम कार्यालय जिलाधिकारी के स्थान पर मिनी अथवा जनपद सचिवालय किया जाना, कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल संवर्ग की वेतन विसंगतियां दूर किया जाना, लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नत किए जाने की मांगें प्रमुख रूप से शामिल हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में तत्कालीन जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने शहर के तिराहों और चौराहों से अतिक्रमण हटवाकर सड़कों का चौड़ीकरण कराया था, जिससे लोगों को जाम के झाम से राहत मिली थी। लेकिन यही चौड़ी सड़कें एक्सीडेंट का कारण बनने लगीं। जी हां, हम बात सिविल लाइंस स्थित अग्रसेन चौराहे की कर रहे हैं, जहां आए दिन तेज रफ्तार वाहन आपस में एक्सीडेंट कर बैठते थे। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पूर्व जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने अग्रसेन चौराहे पर पार्क और फव्वारा लगाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसकी मंजूरी शासन से मिल चुकी है। यूं नगर पालिका वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जल्द ही अग्रसेन चौराहे का कायाकल्प होगा। यहां 30 लाख रुपए की लागत से पार्क और फव्वारे का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए महाराजा अग्रसेन और कहानीकार पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र की प्रतिमाओं के बीच के रास्ते को बंद कर दिया गया है। 14वें वित्त से यह काम बुधवार से शुरू हो गया। दोनों प्रतिमाओं के बीच के रास्ते पर बाउंड्री वॉल खड़ी करने के लिए जेसीबी लगाकर खुदाई कराई गई है। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी द्वारा सठियाओं शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सोनपार में स्वच्छ भारत अभियान एवं स्वेटर वितरण समारोह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना थी। उसे साकार करते हुए हमें स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत की परिकल्पना के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि इस गांव में कुल 150 परिवार हैं, जिसमें से केवल 67 परिवारों को ही शौचालय मिला है। बाकी बचे परिवारों को शौचालय के लिए ग्राम प्रधान को आधार कार्ड व फोटो उपलब्ध कराकर शौचालय हेतु धन की स्वीकृति करा लें। अन्यथा की स्थिति में खुले में शौच करते पाया गया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने प्राथमिक विद्यालय सोनपार में बिजली मुहैया कराने के लिए सोलर पैनल लगवाने के लिए कहा तथा कायाकल्प योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण, मरम्मत, बाउंड्री वॉल की व्यवस्था के लिए ग्राम प्रधान को अधिकृत किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे ने विद्यालय के छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित किया। इस दौरान शिक्षा संवर्धन परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया।
अपने सुरों अपने शब्दों में विद्यालय की लोकप्रिय व कर्मठ शिक्षिका को विद्यालय परिवार ने बुधवार को भावभीनी विदाई दी। निजी शिक्षण संस्थान में अपनी तरह के ऐसे पहले कार्यक्रम का आयोजन कर सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने यह जता दिया कि वह अपने सभी प्रकार के दायित्वों के प्रति किस तरह संवेदनशील है। आपको बता दें कि विद्यालय में नियुक्त पीआरटी टीचर रानू सिंह के सम्मान में इस विदाई समारोह का आयोजन किया गया। 6 नवंबर 2013 को वह विद्यालय में नियुक्त हुई थीं। इस बीच अपनी प्रतिभा लगनशीलता से वह इंचार्ज तक के पद तक पहुंची। बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय रही रानू सिंह ने सेंट्रल पब्लिक स्कूल के फंक्शंस में हमेशा जान डालने का काम किया। उनके जन्मदिन के दिन विद्यालय परिवार द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रबंधक अयाज अहमद खान, प्रिंसिपल रेखा सिंह ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनके वैवाहिक जीवन के सुखमय होने की कामना की। हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जाके भी मुझसे, दूर जाके भी मुझसे, तुम कभी मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तंत्र के मंत्र को न जानने वाला आम आदमी किस तरह चक्कर काटने, ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, इसका जीता जागता एक पीड़ित उदाहरण आपके सामने खड़ा है। इनका नाम है चतुरी चौहान। सरायमीर थाना क्षेत्र के गांव सुरही बुजुर्ग के निवासी हैं। 19 नवंबर की रात इन्हें गांव के 2 दबंग नौजवानों ने घर में घुसकर पीट दिया। पुलिस के पास गए तो पुलिस ने मेडिकल कराकर आने को कहा। 20 नवंबर को यह जिला अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने रेडियोलॉजिस्ट न होने की बात कह इन्हें बलिया के लिए रिफर कर दिया। बलिया जिला चिकित्सालय ने दूसरे जिले का मेडिकल न होने की बात कह इन्हें लौटा दिया। फिर एडी स्वास्थ्य से ये मिले, इन्होंने इन्हें गोरखपुर जिला चिकित्सालय भेज दिया। चतुरी गोरखपुर भी पहुंच गए और वहां से भी लौटा दिए गए। गुरुवार को सीएमओ साहब के कार्यालय के सामने खड़ा होकर इन्होंने सवाल उठाया कि अब किधर जाएं। ये साहब क्या नाम है कि हमारा दांत टूट गया है तो, और क्या नाम है, हमको आया तो इधर बोल रहे थे क्या नाम कि जाओ बलिया, उधर पहले बलिया जाओ, तो बलिया गए, उधर भी नहीं हुआ। और इसके बाद कल गया था उधर गोरखपुर भी कहते नहीं होगा। अब किधर जाऊं, मर जाऊं बस, इसका कुछ नहीं होगा, क्या करने। चतुरी का मेडिकल कैसे होगा, अब यह यक्ष प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। न्याय के लिए अभी उसे कितना और भटकना होगा, ये जवाब तो जिम्मेदारों को देना ही होगा। महज उनके हाथ खड़े कर लेने से तो समस्या का समाधान होने वाला नहीं। ये है कि इनके गांव के 2 लड़के हैं, मनबड़ हैं, और जो है उन्होंने इनको रात में इनके घर पे चढ़ के और इनको मारा पीटा। मारने पीटने के बाद जब ये थाने गए तो वहाँ से ये कहा गया कि आप मेडिकल बनवा के लाइए। जब ये आजमगढ़ आए मेडिकल बनवाने तो यहाँ पे कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो इन्होंने जो है इनको बलिया रिफ़र किया। बलिया में जब हम लोग गए मेडिकल करवाने तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है, आजमगढ़ का मेडिकल हम यहाँ नहीं करेंगे। वहाँ से वापस हम आजमगढ़ आए तो एडी साहब से लिखवा के हम गोरखपुर मंडल में गए, गोरखपुर जिला चिकित्सालय में। वहाँ पे भी जाने के बाद यही कहा गया वहाँ के एडी साहब द्वारा कि यहाँ पे आजमगढ़ का मेडिकल नहीं होगा, हमारा कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद गवाही करने के लिए दूसरे ज़िले में नहीं जाएगा। इन परेशानियों को देखते हुए ये हम जो है कि यहाँ पे आपका मेडिकल नहीं होगा, आप पुनः आजमगढ़ जाइए। जब यहाँ पे हम लोग सीएमओ साहब से मिले तो इन्होंने पूरी तरह से हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपनी बात को मुख्यमंत्री तक कहिए, चाहे जहाँ भी कहिए, इस मामले में आपकी कोई भी मदद नहीं हो पाएगी। अब हम लोग चाहते हैं कि इनका मेडिकल कराया जाए किसी भी तरह से। मेडिकल होने के बाद जो है जिन लोगों ने इनको मारा पीटा है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज